आपने यूथ कांग्रेस के लिए समय दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आज हमारे बीच मैं खुद दीक्षा दुलार स्टेट यूथ कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट, अभिभूषण जी वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी भाई और अरुण जी ब्लॉक, हम चारों यहाँ मौजूद हैं। कल पीसीसी प्रेसिडेंट के साथ में रंगलाल यादव के साथ में हमारे कुछ मुद्दों पे हुआ और जिसमें से कुछ मुद्दों पे हम अभी आपके साथ में बात करेंगे और इन मुद्दों को लेकर हम आगे यूथ कांग्रेस काम करेंगे। सबसे पहले तो जो ये इंफॉर्मेशन अभी आया है कि लॉरेंस बिश्नोई, जिनके 7 और 24 कैदियों को अंडमान में शिफ्ट किया जा रहा है, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि अंडमान जैसे जगह जो कि शांति और पीस के लिए यहाँ लोग रहना पसंद करते हैं, ऐसे जगह पे इन इतने खतरनाक कैदियों को यहाँ लाया जा रहा है और यहाँ पर लाकर उनको रख के मुझे लगता है यहाँ के लोगों के ऊपर, यहाँ के युद्ध पे अत्याचार कर, ये फैसला ही गलत है। ये फैसला लेना सरकार का बहुत बड़ा गलत फैसला है। यूथ कांग्रेस इसका अपोज करता है। कुछ टाइम पहले बीजेपी के एक लीडर ने ये कहा था कोविड के समय कि अंडमान में सारे कोविड पेशेंट को शिफ्ट करें। ये कोई अंडमान डस्टबिन नहीं है। यहाँ किसी भी कोई भी परेशानी आती है तो सारे लोगों को यहाँ लेकर आ जाओ। यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ के लोगों का अपना शांति में रहने का एक अलग ही ढंग है, अलग तरीका है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अंडमान एक मिनी इंडिया है और यहाँ के लोगों के साथ इतने कम रिसोर्सेस होने के बावजूद उनके साथ इस तरह का अत्याचार करना ये गलत है और अंडमान के लोगों के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है। अंडमान में आज के समय जो स्थिति है, वैसे भी यूथ अल्कोहल, ड्रग्स इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। दिन का दिन ये चीजें बढ़ती जा रही है। अडानी के पोर्ट में करोड़ों का ड्रग्स मिलता है, लेकिन वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। अंडमान जैसे छोटे जगह में, छोटे आइलैंड में, यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का कार्रवाई होगी। यहाँ पे किसी भी क्राइम को रोकने के लिए कुछ किया जाएगा। जब एक कैदी को यहाँ पर लाते हैं तो सिर्फ कैदी नहीं आएंगे, उनके साथ उनके चेले, उनके लोग, वो भी यहाँ आएंगे और उससे क्राइम रेट बढ़ेगा। चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, कई तरह के क्राइम बढ़ जाएगी। नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजों से कई परेशानी। एक लड़की होने के नाते, एक फीमेल लीडर होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि आम लड़कियों के लिए, किसी भी लड़की के लिए, लेकिन आम जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज जब दूसरे आइलैंड से, दूर दराज से जब लड़कियां हॉस्टल में आके यहाँ पे रहकर पढ़ाई करते, उनके माता पिता सुबह शाम ये परेशानी में रहते हैं कि पता नहीं मेरे बच्चियां कैसी होंगी वहां पर। जब इतने दूर से लोग यहाँ आकर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो लोग अपना फ्यूचर अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये सरकार की किस तरह की साजिश है कि यहाँ के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यहाँ के यूथ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे लगता है सीधा सीधा ये एक तरह का साजिश है अंडमान को बर्बाद करने का, अंडमान को खराब करने का, अंडमान के लोगों के साथ खिलवाड़ करने। मैं इसका अपोज करती हूँ और यही कहती हूँ सरकार से अपना फैसला को बदले। इस तरह का अत्याचार हमारे अंडमान के लोगों के साथ ना करें, क्योंकि हम भी लोग हैं। हम भले ही छोटे से आइलैंड में रहते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, अपना सादा सा जिंदगी जीते हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं। अंडमान को वैसे भी इतना टाइम लगता है कहीं भी आने जाने के लिए। आज इतनी सारी परेशानी के साथ हम चल रहे हैं अंडमान में, फिर भी लोग यहाँ पे एडजस्ट करके चल रहे हैं। अब एक और मुद्दा ये आ गया है कि अभी हम क्रिमिनल्स को भी झेलते हुए आगे चलें। यहाँ के लोगों का, यहाँ के यूथ के साथ में ये अन्याय ना करे। सरकार अपना फैसला को बदले और किसी भी यूथ के साथ में, किसी भी लोगों के साथ में ये अन्याय ना। अभी इसके आगे अभिभूषण जी आपको बताएंगे। मेरे जितने भी यहाँ मीडिया के साथी हैं, मैं आप सभी का यहाँ पे
स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, शुक्रिया भी करना चाहूंगा कि आपने हमारे लिए समय निकाला। जैसे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिस दीक्षा ने हमें बताया कि जो एनआईए द्वारा यहाँ पे 25 कैदियों को अंडमान में लाए जाने का जो फैसला हुआ है, किया है, वो हमारे अंडमान के युवाओं पे क्या असर होगा उस चीजों का, हमारे यहाँ पे शांति पे क्या असर होगा, हमारे आने वाले युवाओं के भविष्य पे इस चीज का क्या असर होगा, उस पर उन्होंने हमें बताया। वैसे अंडमान निकोबार का कभी खबर जो है नेशनल न्यूज में आता नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, जो हमारे डीग्रेड का जो इशू हुआ था, हमारे बच्चों पे जो आंसू गैस डाला गया था, वो न्यूज नेशनल मीडिया ने कवर किया। लेकिन कोई अच्छा इमेज नहीं है अंडमान का, कि कोई अच्छा वजह से, कोई रीजन से कोई नेशनल न्यूज में नहीं आया। वो एक नेगेटिव इमेज था कि देखो अंडमान जैसे एक यूनियन टेरिटरी जहां पे हम इतना अच्छा टूरिज्म का एक एरिया है, ये है वो है, आप वहां पे घूमने जा सकते हो, वैसा कुछ अच्छा कुछ नहीं है। वहां पे ये दिखाया गया कि हमारे बच्चों के साथ में कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही। तो ठीक वैसा ही जो है, अभी आपको पता होगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी एक मुद्दा है जो सामने आ रहा है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का अचानक से 2018 में हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे दौरे पे आए हुए थे, उनको यहाँ के ऑफिसर्स ने किस प्रकार से ब्रीफिंग किया, क्या किया, मुझे भी नहीं पता। शायद हमको ये भी सुनने मिला है कि बीजेपी के उस समय के अध्यक्ष जी थे, वो भी उस समय मीटिंग में मौजूद थे, ब्रीफिंग में। और ब्रीफिंग करते समय उन्होंने इस तरीके से उनको मतलब आश्वासन दिया, इस तरीके से क्या बात किया हमें नहीं पता, कि वो पब्लिक मीटिंग में आकर उन्होंने ऐलान कर दिया मोदी जी ने कि अब हम अंडमान में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर बनाना है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि खराब है, कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा है, लेकिन प्रदेश यूथ कांग्रेस ये समझता है, हमने सब बैठ के हमने डिस्कशन किया और हमने ये फैसले में हम पहुंचे हैं कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का हम अपोज करेंगे। अपोज इसीलिए करेंगे क्योंकि जितनी हमारी समझ है, डीम्ड यूनिवर्सिटी गरीबों के लिए नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में गरीब लोगों के बच्चे, गरीब वर्ग के बच्चे जो है वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आज जो हमारे अंडमान निकोबार में 7 कॉलेजेस है, जो आपको पता होगा कि जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन उनको मिला हुआ है, उसका जो फीस है वो बहुत नॉमिनल फीस है, 1000 से 1500 रुपीज उसका फीस है। हॉस्टल का, मेस का खर्चा भी बहुत ज्यादा कम आता है। लेकिन अगर एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे आएगा तो उसका फीस वो नहीं रहेगा, वो कोई गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट से चला हुआ सब्सिडाइज यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा, वो एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कंपनी बन जाएगा, जिसमें अगर जो बच्चा एडमिशन लेगा उससे बहुत ज्यादा मात्रा में फीस वसूली किया जाएगा और अपने टीचर्स को सैलरी दिया जाएगा, अपने इंस्टीट्यूशन को और बड़ा बनाया जाएगा और एक बिजनेस मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। जो भी हमारे अंडमान के जो बच्चे हैं, जो आगे जाके पढ़ने वाले हैं, या तो जो माता पिता हैं जो अपने बच्चों का एडमिशन करवाने वाले हैं, और जितने भी हमारे अंडमान के जो एक्टिव लोग हैं, मैं सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये सही समय है कि इस डीम्ड यूनिवर्सिटी का हम सभी लोग मिलकर अपोज करें, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एजुकेशन को बिजनेस बनाना नहीं है। एजुकेशन हमेशा से सेवा भावना से हुआ है। हम डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहते। अगर देना है, अगर सरकार पैसा, अगर जैसे एक नेता के बारे में बोलते हुए आपने सुना होगा कि पैसा जो है वो सरकार देगी डीम्ड यूनिवर्सिटी को, जो फंडिंग जो है वो सरकार देगी। सरकार कभी किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फंडिंग करते हुए आप लोगों ने सुना है? ये हो ही नहीं सकता। सरकार पैसा देगी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, और वो डीम्ड यूनिवर्सिटी दे दिया जाएगा किसी प्राइवेट पार्टी को, ताकि वो वहां पे बिजनेस कर सके और प्रॉफिट बना सके, और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ में, हम गरीबों के साथ में, अंडमान के जितने भी गरीब युवा हैं उसके साथ में ना इंसाफी कर सके। और आपको मैं बताऊंगा, अगर इतना ही ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा है, तो सवाल यह है कि दो जनरल बॉडी मीटिंग जो हमारे राजा साहब है यहाँ पे अंडमान के, जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, राजा साहब ने जो हमारे यहाँ पे दो जनरल बॉडी मीटिंग बुलाया, उसमें उन्होंने किसी भी स्टेक होल्डर को नहीं बुलाया है, किसी भी इलेक्टेड बॉडी को नहीं बुलाया है, अंडमान के किसी भी लोगों को उस मीटिंग में इन्वॉल्व नहीं किया गया है। हमारा जगह है, हम यहाँ पे हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, हमारे बच्चों का जन्म यहाँ पे होगा, हमारा भविष्य है, हम नहीं फैसला कर सकते हैं। लेकिन राजा साहब अपने मकान में बैठकर अपने सारे ऑफिसर्स के साथ में बैठकर ये फैसला करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए। ये गलत है, और हम युवा कांग्रेस होने के नाते, ये प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी जो है इसका पूरा का पूरा खंडन करती है डीम्ड यूनिवर्सिटी को, और हम चाहते हैं कि क्या बेनिफिट्स है, क्या नेगेटिव है, हम सभी लोगों को आप बुलाए उस मीटिंग में और हम सभी लोगों को समझाएं। अगर ये अच्छा होगा तो ठीक है, और अगर ये गलत है तो हम आज आपसे बहुत अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में हम इसको आगे उतर के बहुत
बड़े पैमाने में इसका हम विरोध करेंगे और बस जैसा एक और मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड में जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रहा है, जिसको हम पीपीपी मोड कहते हैं। वो पीपीपी मोड क्या है, ये हम आम जनता को नहीं पता। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बीच में और सरकार के बीच में, एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, इन तीनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था, जो आज तक पब्लिक प्लेटफॉर्म में मौजूद नहीं है। हाँ, आधे लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन हो गया, आधे लोग ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आज भी गवर्नमेंट चला रहा है। आखिर चला कौन रहा है, ये सवाल है। ये क्लियर करने वाला कोई आगे नहीं आता है क्लियर करने के लिए। ये क्लियर तभी होगा जब वो एमओयू साइन हुआ है, वो हम लोगों को पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाकर रखे, हम लोगों से डिस्कशन करें। सिमिलर डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे लिए क्या फायदेमंद होगा, क्या नुकसानमंद होगा, और किस तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटी को और सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी को यहाँ पे लाना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है आपके मीडिया के माध्यम से कि सभी लोगों को इस डिसीजन में इन्वॉल्व करें, डिस्कशन करें, हमारे बेहतर के लिए, हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। और अगर आप लोग ये नहीं करिएगा, हम लोग बहुत डिसेंट तरीके से आपके पास में डेलीगेशन, हमारा प्रदेश यूथ कांग्रेस मैडम के थ्रू और हमारा जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, सभी हमारा डेलीगेशन का टीम जल्द से जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मिले और जितने भी उच्च अधिकारी हैं उनसे भी मिले। और ये बात यहीं पे नहीं रुकेगी, अगर ये बात यहाँ पे सुलझ जाएगा तो ठीक है, और नहीं सुलझा तो हम दिल्ली तक जरूर जाएंगे। और इसी के साथ में कुछ और भी मुद्दा है जो हाईवे का है, मैं चाहूंगा कि उस हाईवे वाले मुद्दे पे जो है हमारे महासचिव जी जो है यूसुफ भाई आगे आप लोगों को बताए। सभी मीडिया कर्मियों को मेरा नमस्कार और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने में आप हमें सहयोग दिया। जैसा आज नेशनल यूथ कांग्रेस, आज हमने एक मीटिंग बुलाया है, आज एक कॉन्फ्रेंस बुलाया है जिसमें कई सारे विषय हैं, जैसा गैंगस्टर को लाने का और डीन यूनिवर्सिटी, ये दोनों ही हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने आपको विस्तार से बताया। इसी में और एक मुद्दा है जिसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहूंगा। जो मुद्दा है हमारा पुराना मुद्दा है, ये हमारा एनएच का मुद्दा, जो 12 टांग से लेके दिगलीपुर तक का जो 333 किलोमीटर का है, जो 2018 में शुरू हुआ, 17 या 18 में शुरू हुआ, आज 2023 हो चुका है। अभी तक उस एनएच के काम में कोई परिवर्तन या कोई कुछ हमें दिख नहीं रहा है। 1000 से 1500 करोड़ अप्रोक्सीमेट खर्चा हो चुका है और वो कह रहा है कि ऑन पेपर काम खत्म हो चुका है। कुछ पोर्टल्स का काम बचा है जिसके लिए उन्होंने 200 करोड़ भी मांगा है, शायद वो 200 करोड़ भी सैंक्शन हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, 1000 से 1500 करोड़ रुपए जो खर्चा किया और ये सड़क जो बनाया, 12 टांग से दिगलीपुर तक आप चले जाइए, आप मुझे बताइए कि सड़क कहाँ है। मोदी जी कहता है कि हम अच्छे दिन लाएंगे, कहाँ है अच्छे दिन, कहाँ है सड़क? 1500 करोड़ रुपए कहाँ गया? और जो पोर्टल्स के नाम में एनएच का काम कंप्लीट हो चुका है, ऑन पेपर कंप्लीट हो चुका है और 200 करोड़ और फिर मांगा जो पोर्टल्स के नाम में, वो 200 करोड़ कहाँ है? मैं बता देना चाहता हूं कि ये एनएच का काम एक बहुत बड़ा घोटाला है। एनएच का काम कहीं सड़क बना ही नहीं है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये जो काम पीडब्ल्यूडी के पास पहले था, पीडब्ल्यूडी के पास जब 12 टांग से दिगलीपुर तक का काम था तो लोग आ जा सकते थे। आज ये हाल है कि हम यहां से गाड़ी लेके या कोई भी माध्यम से हम दिगलीपुर पहुंच नहीं पाते हैं। वहां मात्र 2 ही माध्यम है जहां हम यहाँ से जाए। एक है बोट का, जो हफ्ते या महीने में 2 बार शायद चल रहा है, और मेन हम जुड़ा है सड़क से, जो सड़क का ये हाल है। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, नितिन गडकरी जी से, कि ये 1500 करोड़ जो आपने लिया है, आपने जो सैंक्शन किया है, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है? सड़क पे तो दिख नहीं रहा है, लोग परेशान है। ऐसे कई मुद्दों में आज हम बात कर रहे हैं। जैसा और एक मुद्दा है जो हमारे प्रेसिडेंट मैडम ने बताया
कि जो गैंगस्टर को यहाँ लाने की बात हो रहा है, इनका कहना यह है कि उन्हें यहाँ लाएगा तो इनका नेटवर्किंग जो है टूटेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, नेटवर्क जब ये पहले भी जिस जेल में रहा है वहां भी ये जेल में रहते हुए उनका बाहर नेटवर्क बनाता है, गैंगस्टर चलाता है। मैं मान रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए यहाँ लाए तो उनका नेटवर्क टूट सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बर्बाद कर देगा, यहाँ के युवाओं को बर्बाद कर देगा, यहाँ ड्रग्स बढ़ेगा, गैंगवार बढ़ेगा। क्योंकि कुछ दिनों बाद यहाँ लोकल लोगों से मिलके ये गैंगवार कराएगा या इसके ऊपर बहुत कुछ नेगेटिव आ सकता है। तो इस सभी चीज का मैं यूथ कांग्रेस अपोज करता हूं और आगे का मैं अभिभूषण भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं समझता हूँ कि सारी बातें जो है, एक तो लॉरेंस बिश्नोई और सभी गैंगस्टर को यहाँ पे लाने की जो बात हुई है हम उसको अपोज करते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी का हम यहाँ पे अपोज करते हैं और एनएच के बारे में जो हमारे सचिव जी ने बताया कि एनएच का जो काम रुका हुआ है, हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ये सारे मुद्दे जो है हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे जो भी पॉसिबल होगा हम हर एक प्लेटफॉर्म में सारे मुद्दे उठाए। और प्रदेश युवा कांग्रेस हमेशा अंडमान निकोबार के युवाओं के लिए हमेशा समर्पित है। किसी को भी कोई दिक्कत है आप हम तक डायरेक्टली सीधा आ सकते हो, हम ऑफिस में हमेशा मौजूद रहेंगे। और सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यही हमारा चिंता का विषय है और इसीलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जितना मैं समझती हूँ आम लोगों का जिंदगी में बदलाव आएगा और ये कोई आम या नॉर्मल सा बदलाव नहीं होगा, ये एक डेंजरस बदलाव होगा। किसी कैदी को यहाँ पर लाना, एक गैंगस्टर को यहाँ पर लाकर उसको बढ़ावा देना, यहाँ पे यूथ के बीच में क्राइम बढ़ना एक बहुत ही खतरनाक बात है और ये खतरनाक साबित भी होगा। इसीलिए हम ये मानते हैं कि ये फैसला गलत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, अभी 1 महीने पहले की बात है, दिल्ली में खुलेआम एक गली पे एक लड़के ने, कम एज के लड़के ने एक लड़की को चाकू मार मार के कम से कम 25 बार कुछ चाकू मार के उसे मार दिया। हम ये मानते हैं कि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पे कानून सख्त है और वहाँ पे कोई जुर्म करके भाग नहीं सकता है। हम ऐसा मानते हैं, लोगों ने यही सुना है अब तक। लेकिन जब दिल्ली जैसे बड़े शहर में इतना बड़ा खतरनाक जुर्म हो सकता है तो अंडमान जैसे छोटे से आइलैंड में क्यों नहीं हो सकता? जब इतने खतरनाक लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सीधे सीधे इसका इफेक्ट यूथ पे पड़ेगा, जो घर पे बैठे बेरोजगार भाई बहन है उन पे पड़ेगा, जो महिलाएं हैं उन पे पड़ेगा।
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक महिला होने के नाते, एक फीमेल लीडर होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते, सभी तरह से मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है। जब इस तरह की क्राइम में बढ़ोतरी होगी, लड़कियों को भी डर लगेगा, उनके घर वालों को भी डर लगेगा, वो अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए भी डरेंगे और लड़कियां खुद बाहर निकलने के लिए डरेंगी। जैसे अभी भी हम किसी काम में, अब यूथ कांग्रेस में है तो हम रात में लेट जाते हैं, कभी कहीं काम होता है, मीटिंग होता है, वो करके हम जब घर जाते हैं, शाम में 6 बजे से मेरी मम्मी का फोन आना चालू हो जाता है कि बेटा कहाँ हो, कब तक आओ। जब अभी ये स्थिति में अगर इतनी बार हमारे घर वाले, हमारे लोग, हमारे फैमिली परेशान होते हैं, तो आने वाले समय में मुझे लगता है इससे कहीं ज्यादा परेशानी होगी। आप 8 बजे की कह रहे हो, मेरी मम्मी तो मुझे 6 बजे फोन करती है कि बेटा कब तक घर आओगे। तो उस समय का सिचुएशन मुझे लगता है इससे ज्यादा वर्स्ट होगा और ये हमारे अंडमान के लिए बहुत ही खराब है कि हमारे यूथ पे अफेक्ट करेगा। हमारा मेन मुद्दा यही है कि किसी भी तरह में यूथ को परेशानी नहीं होना चाहिए, हम यूथ के साथ हैं और यूथ को अगर कोई परेशानी आती है तो यूथ कांग्रेस हमेशा उनके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये फैसला लेने के बाद सरकार बहुत गलत कर रही है, अंडमान के लोगों के साथ अत्याचार कर रही है और एक महिला हो, एक लड़का हो या कोई भी आम लोग हो, उनके लिए परेशानी बढ़ा रही है। वो आम जिंदगी नहीं जी पाएंगे क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म भी बढ़ सकता है, हो सकता है, आ सकता है, ड्रग्स और ज्यादा बढ़ सकता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब पोर्ट में, अडानी के पोर्ट में ड्रग्स मिलता है तो कुछ नहीं होता है, तो यहाँ अंडमान जैसे आइलैंड में क्या ही होगा। तो मेरा मानना सिर्फ इतना ही है कि ये फैसला गलत है और इसका हम अपोज करते हैं, इसको बदलना चाहिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।